Hello students, very good morning. All of you are welcome in the online classes of ML Kamran Group of Schools. Uh, Students, in our last class we have discussed about the verb tenses, that is present tense and past tense, and in this class or in this lecture we are going to talk about the future time reference. So, regarding future time reference, I would like to tell you that future time in English can be expressed in several ways. Okay, though there is its own rule to discuss about, future tense, but along with that rule, there are other ways also that are used to express simple time, future time reference, and those ways are simple present tense, present progressive tense, to be form, be to form, be about to, or be going to, and along with that there is the simple future tense. जो कहने का मतलब है वो ये कि फ्यूचर टाइम रेफरेंस को दिखाने के लिए जो फ्यूचर के रूल्स हैं वो तो काम करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट कुछ अदर रूल्स भी हैं जिनके माध्यम से हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस को एक्सप्रेस करते हैं. सो हम वन बाय वन यूज आपको एक यहाँ पे बताने चल रहा है कि किस किस यूज़ में किस तरीके से हम प्रेजेंट टाइम सिंपल प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस को शो करने के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो उसमें पहला है, the simple present tense can be used to express a series of planned actions in the future, especially a journey. हम केवल जर्नी की बात नहीं करते, कोई भी प्लान्ड एक्शन या सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्शंस को दिखाने के लिए जो फ्यूचर में होने के लिए प्लान्ड हैं, ठीक है, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से दिखाते हैं. एंड इन रिगार्ड टू दिस रूल हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, when I was discussing or when I was explaining simple present tense, in that case also I have explained the same thing कि हम फ्यूचर टाइम के रेफरेंस को जो इवेंट्स फ्यूचर में होने वाली हैं लेकिन अगर वो प्लान्ड हैं तो उनको हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं. वही चीज़ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, कि जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM और ही गोज टू दिल्ली टुमारो. द प्रयागराज एक्सप्रेस लीव्स प्रयागराज स्टेशन एट 9:30 PM डेली. ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है कि प्रयागराज एक्सप्रेस, वास्तव में अगर हिंदी में बात करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि प्रयागराज एक्सप्रेस प्रयागराज स्टेशन से 9:30 बजे निकलती है डेली या निकलेगी, ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर एक्शन है अभी, ठीक है, रोज जाती है और ये प्लान्ड एक्शन है और ये प्लानिंग के मुताबिक होगा. अगर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें तो ये भी प्लान्ड एक्शंस के लिए होता है फ्यूचर में, अगर जो टाइम है वो डेफिनेट है. तो ऐसे, दे आर लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते जापान निकल रहे हैं, मतलब अगले हफ्ते वो जाएंगे लेकिन वो प्लान्ड है फ्यूचर में होने के लिए और वो टाइम जो है डेफिनेट है, इसलिए हमने उसको जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के माध्यम से या और यू कैन से कि हमने उसको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से बताया आपको कि दे आर लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट वीक और वी आर विजिटिंग द ताज ऑन मंडे. तो वैसे तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज कब करते हैं, जिस समय सेंटेंस बोला जाता है उस टाइम अगर वो काम चल रहा है तब हम उसको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो काम उसमें नहीं हो रहा है, वो मंडे को होगा लेकिन प्लान्ड है कि मंडे को होगा. और ये ऐसे केसेस को हम जो है
फ्यूचर में होने वाले ऐसे एक्शंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के माध्यम से दिखाते हैं. वी आर विजिटिंग द ताज ऑन मंडे. इट्स नेक्स्ट यूज इज टू बी. टू बी के माध्यम से क्या होता है? टू बी इज यूज टू एक्सप्रेस अ नेसेसिटी और ड्यूटी और समथिंग प्लान्ड फॉर द फ्यूचर. कोई नेसेसिटी है या कोई ड्यूटी है या कोई चीज़ फ्यूचर के लिए अगर प्लान्ड है तो उसके लिए भी हम टू बी का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर टू बी इन द स्कूल एट 8 AM. ओके. और आई एम टू अटेंड द मीटिंग एट 10 AM. ओके. आई एम टू अटेंड द मीटिंग एट 10 AM. मुझे 10 बजे मीटिंग अटेंड करनी है या मुझे 8 बजे स्कूल में होना है. ये ड्यूटी है हमारी, और यू कैन से इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ दैट आई हैव टू फॉलो. B2 के बाद B2 प्लस बेस फॉर्म. बेस फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म. B2 plus base form is used to talk about official plans and arrangements. For example, the Prime Minister is to visit America next month, or the conference is to discuss nuclear tests. ओके. यहाँ पे हम लोगों ने B2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के माध्यम से देखा कि जो ऑफिशियल प्लान्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जो है नेक्स्ट मंथ अमेरिका में होना है, तो द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, और द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस न्यूक्लियर टेस्ट. इन दिस केस B2 is used in a formal style, often in news reports. B is usually left out in headlines. हम लोगों ने देखा है कि जब न्यूज हेडलाइंस की बात करते हैं तो वहाँ पर उन्हें हम B2 को हटा देते हैं, केवल बेस फॉर्म ही दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका और द चीफ मिनिस्टर इज टू कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. इन दिस वे. Next rule is be about to. You know, it's very important and useful rule. Be about to may be used to express events or actions which are likely to happen. जो घटित होने वाले हैं, जो जल्दी होने वाले हैं. जैसे हम लोग कहते नहीं कि ट्रेन जाने वाली है, मैं पहुंचने वाला हूं, या चीफ गेस्ट आने वाले हैं. अगर कोई चीज़ ऐसा है जिसको हिंदी में हम आने वाले हैं या होने वाला है इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसको हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस में बी अबाउट टू के रूप में एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, द हेडमास्टर इज अबाउट टू कम, और द बेल इज अबाउट टू रिंग. These all examples. The train is about to leave मतलब ट्रेन लीव करने वाली है, ट्रेन छूटने वाली है. हेडमास्टर इज अबाउट टू कम मीन हेडमास्टर आने वाले हैं. और द बेल इज अबाउट टू रिंग मतलब बेल बजने वाली है. बी गोइंग टू, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है और बहुत ही जो है पॉपुलर रूल है, जो है फ्यूचर टाइम को रेफरेंस करने के को एक्सप्रेस करने के लिए. इसको हम कब यूज करते हैं? It is used to express events or actions that happen in the future as a result of present intention or situation. For example, she is not going to give us money. Prices are going to rise. Or do you think it is going to rain? अब आप देख सकते हो prices are going to rise. एक एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं जो हमने दिया. Prices are going to rise. जो प्राइसेस हैं अब वो राइज करने वाली है. तो इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस राइज होंगी, और ये किसका रिजल्ट होगा? जो प्रेजेंट में हुआ है, जो प्रेजेंट में अभी घटित हुई है, इसके बाद ये होने वाला है. जिस लाइक अभी की हम बात करें, कोरोना वायरस जो है स्प्रेड किया हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो हम इसके बेस पे कह सकते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है. जैसे prices are going to rise when the lockdown comes to an end, or we are going to face many problems in future. तो यहाँ पे we are going to, ये किसको रिफरेंस करता है? ये फ्यूचर टाइम को रिफरेंस करता है, और is going to के बेस पे या be going to के बेस पे. चलिए अब हम बात करते हैं
जो है इसका जो फ्यूचर टाइम का अपना है रूल, जो इससे हम कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम जनरली इसका हम लोग लेट अस स्टार्ट आवर सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि जहाँ पे हमें पढ़ना है। सो सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, शैल और विल का यूज करते हैं। शैल और विल के साथ जो कि एक जो मॉडल्स हैं, जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरी में पढ़ रखा है। सो शैल और विल के साथ बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, वी यूज़ बेस फॉर्म। So, the future time is expressed by using shall or will with the base verb from the verb. For example, I shall go there tomorrow. They will come here in the evening. I shall not go there tomorrow. In the negative, shall और I mean shall और will के साथ के और बी will और go के बीच में, जो कि verb की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे। In the same way, they will not come to here in the evening. Shall I go there? Will he come here? अब shall I go there? Will he come here? You can find out. These are the questions. And in questions हम लोगों ने क्या किया, वो जो मॉडल ऑक्सिलरीज थी उसको हम लोगों ने सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर लिया। इन द सेम वे, विल ही नॉट कम हियर? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल फ्यूचर्स। अगर हम यूज़ की बात करें तो ये पहला यूज़ है, shall is used with the second and third persons to express determination, promise, intention, etc. हम सभी जानते हैं जो जनरल रूल है वो ये है कि फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन में कौन है, या तो आई है या फिर वी है। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, उसके अलावा सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका उल्टा नियम अप्लाई होता है अगर सेंटेंस में डिटर्मिनेशन है या प्रॉमिस है या इंटेंशन है, ऐसा कुछ स्पेशल केस है, या फिर थ्रेटन कोई दिया गया है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आई और वी के साथ विल लगाते हैं। जबकि उसके अलावा आई मीन सेकेंड और थर्ड पर्सन के जितने भी जो है आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ शैल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट अपोलोगाइज वट एवर मे हैपन। यू शैल गेट अ रिवॉर्ड इफ यू विन द रेस। ही शैल बी फाइंड इफ ही डज नॉट अटेंड क्लासेस। इसमें क्या है, अब आप देख सकते हैं, आई शैल नॉट अपोलोगाइज वट एवर मे हैपन। ओके, ये क्या थ्रेटन है, और यू कैन से इट इज द डिटर्मिनेशन। और ही यू शैल गेट अ रिवॉर्ड इफ यू विन द रेस, it's a promise. He shall be fined if he does not attend classes. Okay, it's also a threaten. In the same way, shall is used with the first person to express on an offer or suggestion. Shall का use first person में होता है offer और suggestion के लिए। Shall I open the door? और which dress shall I wear? Shall I help you? In this all. Will is used with the first person to express willingness, determination, etc. ये उसी रूल का जो है नेक्स्ट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल हेल्प यू, वी विल नेवर सबमिट सच अ मिस्टेक। अगेन ये आप देख सकते हैं आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन के हैं, इनके साथ भी हम लोगों ने विल का यूज किया है। ये किसमें, विलिंगनेस, डिटरमिनेशन, जो हम लोगों ने वहाँ पे मैंने फर्स्ट रूल बताया था उसी के शब पार्ट के रूप में इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट यूज है, द सिंपल फ्यूचर इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन फॉर समथिंग टू बी डन इन द फ्यूचर। वी यूज सच वर्ब्स बिलीव, नो, सपोज, थिंक। We also use such adverbs as perhaps, possibly, or surely, etc. In these all cases हम लोग simple future tense का यूज करते हैं। For example, we think he will reach there in time. They suppose that he will never help them. यहाँ पे हम लोगों ने इन सब के साथ जो है फ्यूचर आई मीन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। और ये क्यों, क्योंकि आई एक्सपेक्ट है, आई बिलीव है, प्रोबेबली है, आई मीन जहाँ पर जो है हम लोगों ने अपना विचार रखने की बात किया, आई थिंक करने की बात किया, या आई एम श्योर, ऐसा पॉइंट रखा यहाँ पर। फिर सिंपल फ्यूचर इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। यस, हैबिचुअल एक्शन को, फ्यूचर के हैबिचुअल एक्शंस को, दे विल अब्यूज यू अगेन एंड अगेन, ही विल गो टू चर्च डेली। ओके, ये हैबिचुअल एक्शंस को दिखा रहा है। सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज एट टू टेक प्लेस।
किसी ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो अभी होने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प हिम, he will come here tomorrow. In this all, so hence I have tried to discuss you about the future present tense elaborately. Next is the future progressive tense. Future progressive tense takes shall, will plus be, and along with that the ing, I mean present participle form of the verb. Shall be plus verb ing or will be plus verb ing. And regarding the uses of shall be, shall and will, I have already explained everything. For example, I shall be doing this work tomorrow. मैं कल इस काम को कर रहा हूँगा. Or he will be going to Delhi tomorrow. If in negative sentences not is inserted between shall and be, I shall not be doing this work tomorrow. He will not be going to Delhi tomorrow. In questions, shall or will is used before subject. For example, shall I be doing this work tomorrow? Or will he not be going to Delhi tomorrow? I shall not be doing I shall not be doing this work tomorrow. Or will he not be going to Delhi tomorrow? These all are the examples of future progressive tense. Uses are, just try to understand. First use is future continuous tense or future progressive tense is used to talk about actions which will be in progress at a time in the future. For example, मीन्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम वहाँ करते हैं जो ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए करते हैं जो कि किसी टाइम में, फ्यूचर के किसी टाइम में चल रहे होंगे, आई मीन प्रोग्रेस में होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट. फ्यूचर की बात है. फ्यूचर कौन सा पॉइंट है? जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे. तो मुझे लगता है आई सपोज इट विल बी रेनिंग. फ्यूचर के किसी टाइम पे कहना कि उस टाइम पे बारिश हो रही होगी. और दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर. कल मैं इस समय क्या कर रहे होंगे? सिंगापुर के बीच पे बैठे होंगे. कैन आई सी यू एट 5 o'clock? ये क्वेश्चन है, किसी ने किया तो मैंने जवाब क्या दिया? प्लीज डोंट कम देन आई विल बी वॉचिंग द टेनिस मैच ऑन टीवी. तो जिस समय 5 बजे की बात होगी है तो प्लीज़ उस समय बताइए क्योंकि मैं उस समय टेनिस मैच देख रहा हूँगा. ये फ्यूचर टाइम प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करने के लिए. फिर इसका एक और यूज़ है, बहुत ही यूजफुल है. दिस टेंस इज आल्सो यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स. यस, मेन बात तो यही है. हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. फ्यूचर में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है. तो कोई चीज़ कितनी श्योर है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि इफ़ एवरीथिंग गोज़ नॉर्मली, अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है तो तभी तो ये प्लान है, और अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता है तो ऐसा होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे या ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक. ये प्लान है कि हम लोग अगले वीक, वो मुझसे अगले वीक मिलेगा. और द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून. पोस्टमैन जल्द ही आ रहा होगा. दिस ऑल यू कैन सी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स. अगर सब कुछ ठीक होता है तो जो प्लान्ड एक्शंस हैं वो अकॉर्डिंगली होंगे. These were the future progressive tense. After future progressive tense, we are to move towards future perfect tense, and we know about future perfect tense that future perfect tense takes as auxiliary verb shall will have, and along with that third form the verb. Okay, shall have or will have, and along with that verb third form, that is the past participle. So for examples, if we take these all in affirmative, we shall have reached there, or he will have done this.
and in negative sentences not is used between shall and have or will and have. For examples, you can see over here. um, for example, we shall not have reached there, he will not have done this work. And if we are supposed to make interrogative, in that case shall or will be used before a subject. For example, shall we have reached there, or shall we have done this work, shall we not have reached there, will he not have done this work. This all you can see that in these all cases, future perfect tense has been used, and you can note down all these rules. Their auxiliary verbs and main verbs. Now uses. Future perfect expresses an action that is expressed to be completed by a certain time in the future. Yes, as I already told you कि फ्यूचर में क्या होना है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ भी श्योर नहीं है, एक प्लानिंग की बात होती है। तो प्लानिंग के मुताबिक जो फ्यूचर में उस टाइम तक अगर वो काम पूरा हो चुका है तो उसकी बात की जाएगी कि इसमें फॉर एग्जांपल दे विल हैव रीच द स्टेशन इन हाफ एन आवर, ये प्लानिंग होती है कि इतनी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, इतनी देर में वो लोग पहुँच जाएंगे, इतने बजे निकले हैं, अगर मान लीजिए 7 बजे कोई निकला है, आधे घंटे पहुँचने में लगता है तो 7:30 तक वहाँ पे पहुँच जाएगा आदमी। ठीक है, तो वही दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन इन हाफ एन आवर, और ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय दिस टाइम, वो इस टाइम तक अपना काम खत्म कर चुका होगा, अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। इन द सेम वे द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीफ दैट समथिंग हैज टेकन प्लेस। यस, फ्यूचर स्पीकर के बिलीफ को एक्सप्रेस करता है कि उसका कि ऐसा हो गया होगा। ये स्पीकर के बिलीफ की बात मैंने बताया ना कि फ्यूचर टाइम की बात है, तो यहाँ पे सपोजिशन है, बिलीफ है और बड़े अदर फैक्टर्स हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम जो बात करते हैं उसमें हम काफ़ी कोई नज़दीक होते हैं। पास्ट टेंस में तो श्योर होता है क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी होती हैं पहले से ही, तो वहाँ पे हमारा सपोजिशन नहीं होता, वहाँ पे हमारा कोई भी स्पेकुलेशन वर्क नहीं होता। वी आर श्योर इन दोज ऑल वर्क्स, बट इन केस ऑफ फ्यूचर everything is part of our plan, everything is part of our belief. So for example, he will have known the Sarmas, she will have read the Tempest. Tempest is a drama that is written by William Shakespeare, so she will have read the Tempest. In these all sentences you have seen the uses of future perfect tense. So friends, in this way we have completed our future perfect tense. Now the next tense that we are to take up over here is the future perfect progressive tense. Future, if we talk about future perfect progressive tense, so you must be very clear about the use of this. First of all, this tense is not very common. We don't use this tense in our common or in our normal life, day-to-day life. So despite of that, since it is in our syllabus, so we are supposed to study this. First of all, what are the rules? So each and everything, there is a rule. So auxiliary verb, we use shall have been or will have been. Have and been is added with shall or will in future perfect progressive tense. And main verb ing is used over here.
as we are doing in our earlier perfect progressive tenses. For example, so shall have been or will have been, and along with that verb ing. For example, she will have been cooking now. इस समय वो कुकिंग कर रही होगी. या फिर she have been she shall have been preparing for my examination. I'm sorry, I shall have been preparing for my examination. As in this way, you can see these are the affirmative sentences. Here, she is the subject, and here will have been plus verb ing has been used. Here, I is the subject, and we have used I shall have been. So, we know it very well that I and we, that is the फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डन दिस. आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन. इन निगेटिव सेंटेंसेस हम लोग शैल या विल के बाद नॉट लगा देते हैं. शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग नाउ. आई शैल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन. In questions, we know it very well that in questions shall or will, that is the auxiliary verb, I mean the basic auxiliary verb, because have and been also has been used over here along with the shall. So we are not supposed to take up all the whole part of auxiliary verb. Only shall and or will be take up from there and will be used before the subject. That is, shall I have been preparing for my examination, or will she have been cooking now? Will she not have been cooking now, or shall I not have been preparing for my examination? In these all cases, you can see that how the future perfect progressive tense is used. Its uses, so it has only one use, as I told you that future future perfect progressive tense is not very common. So let us try to know. The future perfect progressive expresses an action as being in progress over a period of time that will end at some point in the future. Okay, clear? The future perfect progressive tense is used for an action which will be in progress over a period of time that will end in the future. For example, by next June or by next March, okay, by next June I shall have been completing my studies. अगले जून तक हम लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके होंगे या कर रहे होंगे. The same way, by next March we shall have been living here for 4 years, or I shall have been teaching for 20 years next July. So students, these all are the rules regarding the future time references. All of you are supposed to note down each and everything that has been explained over here without any mistake. And students, these all rules are going to be very useful for us here in these classes. We are learning these all things as our basic grammar. हम लोग बेसिक ग्रामर के रूप में इन सारे रूल्स को पढ़ रहे हैं. इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट सेशन चालू होगा उसमें हम लोग इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिसेस की बात करेंगे. एज वी ऑल नो, सीबीएसई नॉर्मल वे में क्वेश्चन आस्क नहीं करता कि आपको यहाँ पे इस टेंस की वर्ब अप्लाई करना है. आपसे वो इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस पूछता है. एक क्वेश्चन में वो आपका टेंस भी चेक कर लेता है, आपका प्रीपोजिशन भी चेक कर लेता है. आई मीन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर इज evaluated in a single question, and that is in the way of reading the task or omission and these all things. So for these all things,
those everything will be possible for you to be done properly only if you are familiar with these all rules. So go through it, take it in your common sense. Thank you, have a nice day.